कैसे हैं विद्यार्थियों? उम्मीद है ठीक होंगे। पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। इस टाइम तो ज़रूर चल रही होगी। अरे मान लो स्कूल से फुर्सत मिल जाता है तुम लोगों को 1 बजे, उसके बाद फिर घर में खाना पीना सोना, फिर कुछ घर का काम करना, फिर शाम को तो सब के सब घर पे ही आ जाते होंगे, चाहे जिधर भी रहते होंगे। लड़कियां तो घर पे ही रहती होंगी जनरली, वो या तो घर के कामों में हाथ बटाती हैं या फिर थोड़ा बहुत इधर उधर कहीं गांव में घर के अगल बगल। बाकी इस टाइम तो सब के सब पढ़ाई ही कर रहे होंगे, मैं ये पूरा दावे के साथ कह सकता हूँ। अच्छा, स्कूल में एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है। प्रिंसिपल सर ने बताया था कि 20 तारीख तक सभी अपना एडमिशन ले लें, और उसके बाद जो है मेरा भी जब भी क्लास में आप लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ तो आप लोगों के सिलेबस, आप लोगों के सब्जेक्ट, आप लोगों के टॉपिक, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कैसे करना है, इन सब चीज़ों को लेके ही बातचीत हुई। आप लोगों को उसके सिलेबस को लेके थोड़ा सा हेजिटेशन था, वो क्लियर हो चुका है। इसीलिए मैं जो सिलेबस के सेशन का कल 9th का सिलेबस क्लियर किया हूँ एसएसटी पोर्शन का, आज मैं 10th का सिलेबस क्लियर कर रहा हूँ एसएसटी पोर्शन का। इसमें आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछेंगे। बाकी मैं हर चीज़ को यहाँ पे ढंग से बताने का अपने स्तर से पूरा प्रयास करूँगा। ये कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान विषय का ये सिलेबस है, जिसमें मैं एक एक करके चारों पोर्शन के बारे में बताऊँगा। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है इतिहास का पोर्शन आता है। इतिहास के पोर्शन में जो आपका सिलेबस है वो पहला पार्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, अब यूरोप में जो राष्ट्रवाद है उसको एक्सप्लेन किया गया है। यूरोप में राष्ट्रवाद का सेंटर पॉइंट फ्रांस था, फ्रांस की क्रांति हुई, फिर और देशों पे उसका क्या प्रभाव पड़ा, ठीक, जर्मनी, इटली, इन सब चीज़ों के एकीकरण, ये सारे टॉपिक हैं उसमें। तो ये जो यूरोप में राष्ट्रवाद है ये आपका पहला चैप्टर है, ठीक, जिसमें फ्रांस की क्रांति से शुरू होता है और लुई 16वां के समय पे जो क्रांति शुरू होती है उसके बाद फिर वहाँ पे लोकतंत्रात्मक व्यवस्था आ जाती है। और इस व्यवस्था का परिणाम ये होता है कि वहाँ पे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये 3 विचारधारा के साथ फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है। और लोकतंत्र की स्थापना के साथ ही यूरोप के और देशों पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। अभी 16 जुलाई को ही हमारे प्रधानमंत्री 14 जुलाई को हमारे प्रधानमंत्री गए हुए थे फ्रांस, और वहाँ पे बास्टिल डे में वो पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। उस ओकेज़न पे वो चीफ गेस्ट थे, मैंने इसके बारे में आपको बताया था। तो ये परेड का संबंध यूरोप में राष्ट्रवाद की घटना से है, जिसका सेंटर पॉइंट था फ्रांस, जो बास्टिल डे परेड के समय से स्टार्ट होता है। वही परेड जिसके मुख्य अतिथि बन के हमारे प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए हुए थे, ठीक। फिर यहाँ पे हम आते हैं भारत में राष्ट्रवाद, जो दूसरा चैप्टर है। भारत में राष्ट्रवाद के बारे में जो हम बात करेंगे, तो भारत में जो भी राजनीतिक गतिविधियां हो रही थी, कब, आज़ादी से पहले भारत में गांधी जी का आगमन, उसके बाद देश में जो भी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो भी गतिविधियां हो रही थी, चाहे गांधी जी के नेतृत्व में हो रही थी, चाहे क्रांतिकारियों के नेतृत्व में हो रही थी, जो भी सारी गतिविधियां थीं, राष्ट्रवादी गतिविधियां, देश को स्वतंत्र कराने से संबंधित, इन सारी गतिविधियों के बारे में भारत में राष्ट्रवाद वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ये तीसरा चैप्टर है आपके इतिहास का। भूमंडलीकृत विश्व का बनना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से दुनिया ग्लोबलाइज होती है। हम यहीं बैठे बैठे अमेरिका से कनेक्ट हैं, हम यहीं बैठे बैठे पूरी दुनिया से कनेक्ट हैं। किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई भी घटना हो रही है तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर सीधे सीधे दिखता है। रूस और यूक्रेन के बीच में जंग हो रही है, जंग का प्रभाव हमारे देश के ऊपर भी दिख रहा है, विश्व की अर्थव्यवस्था पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें भूमंडलीकृत, जब ग्लोबलाइज वर्ल्ड होता है तो ये सब के सब इंटरकनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं।
इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ये तीसरा चैप्टर है इतिहास का, जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। चौथा पार्ट है आपका औद्योगिकरण का युग। तो औद्योगिकरण का युग का मतलब होता है मानव ने जब विकास की नई अवधारणा लिखी। विकास की नई अवधारणा का मतलब ये होता है कि जैसे औद्योगिक क्रांति से, औद्योगिक क्रांति शुरू होती है इंग्लैंड से, क्योंकि एक समय तक आधी दुनिया पे तो इंग्लैंड का ही राज था, और उस दुनिया पे इंग्लैंड जब अपनी शासन सत्ता स्थापित किया तो अपने आप को और आधुनिक और तेजी से विकास करने के लिए उसने जिन देशों पे अधिकार किया था वहां के संसाधनों का तेजी से दोहन किया। दोहन का मतलब उन संसाधनों का जबरदस्ती कब्जा करके अपने यहां लाया, और उन संसाधनों के माध्यम से अपने यहाँ की औद्योगिक क्रांति को उसने तेज किया। ये शुरुआत मानी जाती है स्टीम की पावर। जेम्स वाट के बारे में आपने सुना है, उसने क्या किया था, स्टीम इंजन बनाया था। स्टीम इंजन वो बनाने में सफल हुआ क्योंकि उसने भाप की शक्ति को समझा। भाप की शक्ति के साथ ही यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है, और उसके साथ साथ पूरी दुनिया में औद्योगिकरण। इंग्लैंड चूंकि दुनिया के अन्य हिस्सों पे कब्जा किया था और वहाँ के संसाधनों के दोहन करने के साथ साथ वो उनका तेजी से फैलाव और विस्तार करना चाहता था। किस लिए? अपने व्यापार के लिए। इसलिए उसने उस औद्योगिक क्रांति में पूरी दुनिया के अपने उन क्षेत्रों को भी शामिल किया जिस पे उसका अधिकार था। हम इस चैप्टर में उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। जो चौथा चैप्टर है औद्योगिकरण का युग, ये इतिहास का। अब आता है पांचवा चैप्टर आपके इतिहास का, जो है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मुद्रण यानी प्रिंटिंग। प्रिंट जब कोई चीज होता है उसे मुद्रण कहते हैं। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। जब हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं तो दुनिया में जो प्रिंटिंग का काम हुआ, छपाई का काम हुआ, मुद्रण का काम हुआ, चाहे वो करेंसी के रूप में, पैसे के रूप में, चाहे वो पुस्तकों के रूप में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, जब हम मुद्रण की बात करते हैं तो मुद्रण संस्कृति की बात करते हैं। मुद्रण संस्कृति के अंदर दुनिया में इस संस्कृति का विकास कहां से शुरू हुआ, और विकास के साथ साथ इसका प्रभाव पूरी दुनिया पे क्या हुआ, इसको समझेंगे। और फिर आज के दुनिया पे उस प्राचीन मुद्रण संस्कृति का कितना प्रभाव है, इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। ये आपका पांचवा पाठ है इतिहास का। अब इसी के साथ साथ इतिहास का पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम नागरिक शास्त्र वाले पोर्शन पे। जब हम नागरिक शास्त्र वाले पोर्शन पे आते हैं तो हम सबसे पहले जो हमारा पाठ आता है सत्ता की साझेदारी, ठीक ना, कोलैबोरेशन ऑफ पावर। सत्ता की साझेदारी, जिसमें किसी समाज, किसी देश में जो पावर है, जो गवर्नमेंट है, उसमें सभी की भागीदारी है। ऐसा नहीं है कि किसी देश के किसी एक वर्ग की ही सरकार बन रही है, ऐसा नहीं है। उस देश में हर वर्ग का योगदान है वहां की सरकार को बनाने में। जैसे अपने यहाँ के लोकतंत्र में, हमारे यहाँ के लोकतंत्र में सभी का योगदान है हमारी सरकार को बनाने में। इसे ही सत्ता की साझेदारी हम कहते हैं। इसमें हम दो देश का एग्जाम्पल लेके समझेंगे, एक बेल्जियम का और एक श्रीलंका का, जो आपकी बुक में है, ठीक। तो ये सत्ता की साझेदारी आपका पहला पार्ट है। दूसरा है संघवाद। संघवाद का मतलब ये होता है जब सारे स्टेट मिलके एक नेशन बनाते हैं, जितने राज्य हैं सभी राज्य मिलके एक देश जब बनाते हैं तो एक संघ का निर्माण होता है, और इस संघ के द्वारा एक विचारधारा पनपती है जिसे संघवाद कहते हैं। हम इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे जब इस चैप्टर को पढ़ाएंगे। ये दूसरा चैप्टर है आपका नागरिक शास्त्र पोर्शन का। तीसरा है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। देखिए, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। लैंगिक मसले का मतलब ये होता है कि स्त्री और पुरुष, इन सब चीज़ों के बारे में जो विभेद है हमारे समाज में उसको हम अध्ययन करेंगे। जाति का क्या विभेद है उसको समझेंगे, फिर धर्म का क्या मसला है उसको हम समझेंगे। ये सारी चीज़ों को हम अध्ययन करेंगे किसने, चैप्टर 3 में, नागरिक शास्त्र वाले में। चौथा जो है राजनीतिक दल। भारत के जो भी राजनीतिक दल हैं उनकी कार्यप्रणाली क्या है, उनका सेंटर पावर क्या है, वो किस तरीके से अपने अध्यक्ष को चुनते हैं और किस प्रकार से वो चुनाव लड़ते हैं। इन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे हम चौथे पाठ में, जो नागरिक शास्त्र में आता है। फिर लोकतंत्र के परिणाम। ये नागरिक शास्त्र का 5वां चैप्टर है जिसका नाम है लोकतंत्र के परिणाम। जो हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हमारे देश में लोकतंत्र है, तो इसका क्या परिणाम है? इसका परिणाम यह है कि सभी को समान अधिकार है,
हमारे देश के लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार है, यही तो लोकतंत्र का परिणाम है। इसीलिए तो दुनिया में लोकतंत्र चाहती है कि समाज का चाहे छोटा वर्ग हो चाहे बड़ा वर्ग हो, हर वर्ग का समान योगदान हो। किसमें? लोकतंत्र में। यही तो परिणाम है लोकतंत्र का। 5वां हुआ नागरिक शास्त्र का, ये 5वां चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आते हैं ज्योग्राफी के बारे में, भूगोल के। जब हम भूगोल के पोर्शन में आते हैं तो हम यहां देखेंगे जो पहला पाठ है उसका नाम है संसाधन एवं विकास। ये पाठ में पढ़ा भी चुका हूं आपको, संसाधन एवं विकास। उसके बाद आता है वन एवं वन्यजीव संसाधन। जो भी हमारे वनस्पतियां हैं, जो भी हमारे वन क्षेत्र हैं और उन वन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियां और उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं, इन सभी का अध्ययन जब हम करेंगे तो वो दूसरा चैप्टर है वन एवं वन्यजीव संसाधन। ये भूगोल का दूसरा चैप्टर है। तीसरा आता है जल संसाधन, वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो भारत में जल के क्या क्या संसाधन हैं, नदी, झील, तालाब, ठीक, अंडर वाटर, इन सारी चीजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे जल संसाधन में। फिर आता है चौथा पार्ट जिसमें हम भारत के एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। कृषि क्या है, कृषि का क्या प्रभाव है, कौन कौन सी नगदी फसल है, कौन कौन सी व्यापारिक फसल है, कौन कौन सी फसल का हमारे जीवन में भरण पोषण के लिए ही उपयोग है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे अपने कृषि चैप्टर में। ये चौथा पार्ट है। उसके बाद जो 5वां पार्ट है भूगोल का, वो खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। भारत में जो भी खनिज संसाधन पाए जाते हैं उन खनिज संसाधनों के बारे में हम पढ़ेंगे। लोहा है, कोयला है, तांबा है, मैग्नीशियम है, ठीक। और उसके बाद ऊर्जा संसाधन जो है, जैसे पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ठीक, और भी जो नवीकरणीय संसाधन है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। किसमें? खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, जो 5वां चैप्टर है किसका? भूगोल का। फिर हम आते हैं जो 6वां चैप्टर है हमारा, विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग यानी रिप्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जब हम किसी उद्योग में कोई उत्पाद बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हमें अपने कृषि उत्पाद से गेहूं की प्राप्ति हो गई। अब उस गेहूं से हमने आटे को बना दिया। आटे के बाद कोई फैक्ट्री उस आटे से बिस्किट को बनाती है, तो इसे ही विनिर्माण उद्योग बोलते हैं, ठीक ना। तो ये जैसे ये प्रसंस्करण उद्योग है, इसको बोलने के खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत ये आता है। लेकिन निर्माण का जब हम बात करते हैं तो वो कंस्ट्रक्शन आ जाता है निर्माण के क्षेत्र में। निर्माण के क्षेत्र में जैसे लोहा इस्पात उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग का, ये विनिर्माण उद्योग का एक आधारभूत तत्व है। इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे विनिर्माण उद्योग में। जो 7वां पाठ है, 6वां पाठ विनिर्माण उद्योग हो गया, 7वां पाठ है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसकी लाइफलाइन किसे बोला जाता है? किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसका लाइफलाइन उसके एनर्जी रिसोर्स को बोला जाता है, ऊर्जा संसाधन को बोला जाता है, उसके परिवहन संसाधन को बोला जाता है, उसके जल संसाधन को बोला जाता है। इन सारे संसाधनों को किसी भी देश की जीवन रेखा बोलते हैं, ठीक। तो जो 7वां पाठ है भूगोल का, ये है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। अब आते हैं हम अर्थशास्त्र वाले पोर्शन पे। जब हम अर्थशास्त्र में आते हैं तो हमारा जो पहला पाठ है वो ये है विकास, डेवलपमेंट। विकास की क्या अवधारणा है, क्या होता है विकास? जब किसी देश, किसी राज्य, किसी समाज के बारे में हम बात करते हैं तो वहां जब विकास की बात करते हैं तो वहां विकास का क्या मतलब होता है, ठीक। तो उस विकास को हम समझेंगे, छोटे से लेकर बड़े आधार पर समझेंगे, ठीक। विकास एक सार्वभौमिक अवधारणा है जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर तरीके के विकास को हम विकास की अवधारणा में समझेंगे। और दूसरा पाठ है अर्थशास्त्र का भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक का मतलब होता है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ये क्षेत्रक हैं। जो प्राइमरी सेक्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था का वो क्या है? कृषि हुआ, खनन हुआ। सेकेंडरी क्या हुआ? अब इनसे आधारित जो हो गए। फिर थर्ड क्या हुआ? जो उन पे आधारित हो गए। तो ये क्या हुआ? ये भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं, ठीक। उसके बाद हम आते हैं तीसरा चैप्टर मुद्रा एवं साख, ठीक ना। मुद्रा एवं साख। अब आप समझ लो तीसरा चैप्टर है हमारे अर्थव्यवस्था का। जब हम मुद्रा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पैसा आता है। जब हम साख की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में संपत्ति का मतलब होता है। संपत्ति का मतलब होता है प्रॉपर्टी, हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है। और मुद्रा का मतलब होता है हमारे पास कितना पैसा है। तो पैसा का क्या कॉन्सेप्ट है, धन का क्या कॉन्सेप्ट है,
और संपत्ति का क्या कॉन्सेप्ट है, इस चीज को हम पढ़ेंगे। किसमें? अर्थव्यवस्था के तीसरे पाठ में। चौथा पाठ आता है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन क्या है, वैश्वीकरण क्या है और भारतीय अर्थव्यवस्था, इन दोनों को मिला के हम जो अवधारणा बनाते हैं, इसी को हम अर्थशास्त्र के चौथे चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि वैश्वीकरण क्या है। पूरी दुनिया का इंटरकनेक्टेड होना, यही वैश्वीकरण है, और भारतीय अर्थव्यवस्था पे उसका क्या प्रभाव है, इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। किसमें? अर्थशास्त्र के चौथे चैप्टर में। उसके बाद आता है पांचवा चैप्टर। अर्थशास्त्र का जो पांचवा पाठ है उसे बोला जाता है उपभोक्ता अधिकार, कंज्यूमर राइट। 2005 में भारत सरकार ने अपने देश के जो उपभोक्ता हैं, इनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए एक कानून बनाया, जिसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम नाम दिया गया। अब इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत विभिन्न प्रकार के कानून और अधिकार दिए गए। किसको? कंज्यूमर्स को, ठीक ना, अपने उपभोक्ताओं को। तो इसी के बारे में हम यहां पे बात करेंगे और अध्ययन करेंगे। ठीक, इस प्रकार से मैंने ये क्लास 10th के एसएसटी पोर्शन के जो भी सिलेबस हैं सब्जेक्ट वाइज, उसको आपके सामने रखा। अगर जो किसी को किसी प्रकार का डाउट होता है, किसी प्रकार का कंफ्यूजन होता है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछें। ओके, हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर जो किसी प्रकार को कोई कंफ्यूजन होती है तो हमसे आप तुरंत कमेंट के माध्यम से अपनी कंफ्यूजन को शेयर करिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड गुड नाइट।